नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है पाचन तंत्र, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसकी आज हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, अगर उसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले जो है हम लोग दो चैप्टर की क्लास ले चुके हैं, कोशिका का और उत्तक का। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्लास आप लोग देखे होंगे तो बहुत ही पसंद आया होगा आप लोगों को, और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आपको वहाँ देख सकते हैं। और देखने के पश्चात जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या दिक्कतें आई, क्या समझ में नहीं आया, क्या अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए और अच्छा नहीं लगा तो उसको डिसलाइक करिए। और क्या समस्या आपको उत्पन्न होती है वीडियो देखने के पश्चात, क्या आपको समझ में नहीं आता, वो जरूर आप लिखिए, ताकि हमको जो है पता चले कि आप लोगों को जो है पसंद आता है या नहीं आता है। तो आज की क्लास हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र जो है हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। इतना आप लोग ध्यान रख लीजिए, याद रख लीजिए कि पाचन तंत्र केवल हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो मनुष्य के बारे में पढ़ना है। और इसी से जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखिए, पाचन तंत्र नाम ही है इसका, पचाने के लिए जो है पाचन तंत्र। अब होता क्या है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, तो खाना जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसके बाद जो है वसा और प्रोटीन। जैसे आप लोग दाल खाते होंगे, दाल में भर भर के जो है प्रोटीन रहता है ना। आप लोग लिट्टी समोसा जो है बहुत सारा खाते हैं, तो लिट्टी समोसा जो होता है वो ऑयली पदार्थ है। कोई भी फास्ट फूड आप खाते हैं वो सभी क्या है, ऑयली पदार्थ है। आप जानते हैं ऑयल में क्या होता है, तो वसा होता है, फैट होता है। इन सभी चीज़ों को जो आप ग्रहण करते हैं तो आपका जो कोशिका है, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण कोशिका में ही होता है, तो कोशिका जो इतनी बड़ी जो है पदार्थ को जो है ग्रहण नहीं कर सकती है। इसलिए शरीर के अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी पदार्थों को तोड़ने के लिए जो है एक अंग जो है मिलकर कार्य करती है। उसी अंग को हम लोग जो है पाचन तंत्र कहते हैं, और इस प्रक्रिया को जो है पाचन कहते हैं ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी पदार्थ को जो आप लोग खाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उसको तोड़ने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पाचन तंत्र होता क्या है, कि वैसा अंग जो मनुष्य के अंदर विभिन्न पदार्थों को पचाने का कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखिए, पाचन तंत्र में क्या होता है कि अगर आप लोग देखते होंगे कार्बोहाइड्रेट जैसे आप लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो चावल रोटी में जो होता है आपको कार्बोहाइड्रेट भर भर के रहता है। और खास करके आप राइस जब चावल खाते हैं तो चावल में आपको सबसे अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो मनुष्य के शरीर के अंदर जो है इसका पाचन जो हो जाता है वो ग्लूकोज में हो जाता है। ग्लूकोज में इसका पाचन हो जाता है। ये जब टूटता है, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज से जो होता है ग्लाइकोजेन के रूप में शरीर में ये संचित रहता है। ग्लाइकोजेन, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है मनुष्य के शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है, यानी किस रूप में संचित रहता है। तो आप लोग आंसर करिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है मनुष्य के शरीर के अंदर ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है ना। तो ये पहला चीज हो गया। अब हम बात करते हैं वसा की। वसा जो होता है, आप जानते हैं कि जितने भी ऑयली पदार्थ हैं, ऑयली पदार्थ आप लोग खाते हैं तो उसके माध्यम से आपको वसा शरीर के अंदर मिलता है। और वसा जब बढ़ेगा शरीर में तो आपका मोटापा बढ़ेगा, कहा जाता है कि फैट बढ़ गया ना। तो वसा जो होता है, वसा ये जो है वसीय अम्ल के रूप में, वसीय अम्ल, इसको हम लोग फैटी एसिड कहते हैं, वसीय अम्ल के रूप में ये टूटता है। वसा का जब पाचन होता है तो वसा किस में टूटता है, वसीय अम्ल के रूप में टूटता है। लेकिन शरीर के अंदर जो संचित रहता है ये ग्लिसरॉल के रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में जो है ये शरीर के अंदर संचित रहता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है, और
वसा जो होता है ये गिल्सरॉल के रूप में संचित रहता है। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा जो होता है, वसा शरीर में किस रूप में संचित रहता है ना, तो ये हो जाएगा आपका गिल्सरॉल के रूप में। अब हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन का जब पाचन होता है शरीर में प्रोटीन का, तो प्रोटीन जो होता है ये पेप्टाइड में बदल जाता है। पेप्टाइड, या इसी को हम लोग पेप्टोन भी कहते हैं। पेप्टोन, पेप्टाइड या पेप्टोन में ये बदल जाता है। कब? जब प्रोटीन का पाचन होता है तो ये पेप्टाइड या पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो होता है वसा, आप देख लिए कि गिल्सरॉल में संचित रहता है, तो प्रोटीन भी किसी भी पदार्थ में जो है संचित रहता है शरीर में। तो प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है, तो प्रोटीन आपसे जो पूछा जाएगा, तो प्रोटीन जो है वसीय अम्ल के रूप में, वसीय अम्ल। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, और वसा जो है गिल्सरॉल के रूप में संचित रहता है। इसके पश्चात जो है प्रोटीन आपको जो है वसीय अम्ल के रूप में संचित रहता है मनुष्य के शरीर के अंदर। ये 3 क्वेश्चन जो है आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना पड़ेगा। और ये भी याद रखना पड़ेगा साथ में कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसके बाद वसा किस में, वसीय अम्ल में। प्रोटीन किस में, तो पेप्टाइड या पेप्टोन्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 पॉइंट जो है आपको जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे कि पाचन में कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होता है, किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया होती है। ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट करिए, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग या तो नोट कर सकते हैं या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। जब तक आप समझ नहीं सकते हैं तब तक लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा फोकस करिए समझने के लिए। क्योंकि ईयरफोन लगाइए, अगर आप देखते हैं तो अपने आसपास लोगों से दूर रहिए, अकेले में देखिए। अगर मान लीजिए पब्लिक प्लेस में आप देखिए तो उतना समझ में नहीं आएगा। ईयरफोन लगा के देखिए और शांत जगह पर देखिए, और लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना, समझकर उसके बाद लिखिए। चलिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि पाचन की प्रक्रिया में 2 प्रक्रिया इन्वॉल्व होता है, और दोनों में जब देखेंगे तो एक को बोलते हैं आहारनाल और दूसरे को बोलते हैं ग्लैंड्स, यानी ग्रंथियां। तो पाचन की प्रक्रिया में गौर करिएगा, पाचन की प्रक्रिया में 2 पदार्थ या कह सकते हैं 2 चीज़ों का जो है होना बहुत ही आवश्यक है, तब जाके पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पहला होता है आहारनाल, आहारनाल, एलिमेंट्री कनाल इसको बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। और जो एक पार्ट होता है, एक तरह से इसको हम लोग ग्रंथि कहते हैं ना, जहां से आपको जो है एंजाइम देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि जब तक एंजाइम नहीं होगा पाचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो भोजन को तोड़ने का काम करता है। जो भोजन आप करते हैं, रोटी चावल जो भी खाते हैं, उसको तोड़ने के काम कौन करता है, तो यही एंजाइम करता है। तो एंजाइम कहाँ से निकलता है, ग्रंथि से। तो ये हो जाएगा ग्रंथि, ग्रंथि, ग्लैंड। तो एक हो गया आहारनाल, दूसरा हो गया ग्रंथि। जो भोजन आप करते हैं उस भोजन को पचाने के लिए एक तो ग्रंथि चाहिए, और ग्रंथि से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा ना। अब ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, एक्सोग्लैंड और इंडोग्लैंड, यानी आंतरिक ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि। तो ग्रंथि एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग विस्तृत रूप से पूरी ग्रंथि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमको सिर्फ जितना जरूरत है उतना ही ग्रंथि हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा जो भोजन को तोड़ने का कार्य करेगा। अब दूसरा साइड हम लोग देखते हैं आहारनाल, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। अब देखिए, हम इससे पहले हम लोग पाचन तंत्र की बात किए थे। पाचन तंत्र क्या होता है, वैसा अंग जो पाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है, उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र में जो जो अंग उपस्थित होता है, पाचन तंत्र में जो जो अंग उपस्थित होता है, उन सभी को हम लोग जो है आहारनाल कहते हैं।
आहार नाल जो होता है ये मुख से स्टार्ट होता है, यानी जो माउथ है, आप जो भोजन खाते हैं वहां से स्टार्ट होता है, और एनस यानी गुदा जिसको बोलते हैं एनस, वहां तक जो है ये फैला हुआ है। तो मुख से लेकर एनस तक जो है ये आहार नाल उपस्थित है। इसका जो लंबाई होता है सभी में वैरी करता है, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर या 33 फीट, 33 फीट। अब देखिए ये मनुष्य की लंबाई पर डिपेंड करेगा कि किस में कितना लंबा जो है आहार नाल देखने को मिलता है। अब किसी का गर्दन छोटा है और किसी का गर्दन जो है वो जिराफ जैसा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। तो जिसका हाइट ज़्यादा रहेगा उसका जो आहार नाल का जो लंबाई है वो ज़्यादा रहेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं आहार नाल। आहार नाल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 32 या 33 फीट ऑप्शन में रहेगा। आप मार सकते हैं कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 32-33 फीट होती है। और मीटर में पूछेगा तो 8 से 10 मीटर, ये भी वैरी करता है। अब छोटा मनुष्य है तो आहार नाल की लंबाई छोटा होगा, और बड़ा मनुष्य है हाइट में तो आहार नाल की लंबाई उसमें बड़ा होगा। अब जो है आहार नाल का जो पहला जो स्टेप होता है, जहां से आहार नाल की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसको बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, बकल कैविटी इसको बोलते हैं, या माउथ कैविटी, बकल या माउथ कैविटी। बकल कैविटी बोलिए या माउथ कैविटी बोलिए। तो पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो मुख से प्रारंभ होती है। तो पहला स्टेप जो आहार नाल का पहला स्टेप आ गया, क्या आ गया, मुख गुहा। दूसरा स्टेप, आप देखिए मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, तो ग्रंथि हम लोग राइट साइड लिखेंगे। तो मुख गुहा में जो है लारीय ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि, ऐसी को सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं इसको। तो मुख में जो है, मुख में आपको कौन सा ग्रंथि देखने को मिलेगा, तो लारीय ग्रंथि देखने को मिलेगा। और लारीय ग्रंथि से जो है जो जो एंजाइम निकलेगा और भोजन पर क्या प्रभाव डालेगा उसकी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। एक एक करके सभी हम टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए मुख गुहा से भोजन जो है, मुख गुहा से ग्रास नली में पहुंच जाता है ना। मुख गुहा से भोजन कहां पहुंच जाता है, ग्रास नली, ग्रास नली जिसको हम लोग ओइसोफेगस बोलते हैं। ओइसोफेगस, ग्रास नली में भोजन पहुंच जाता है, यानी खाना आप खाएं तो कहाँ आया, बकल कैविटी यानी मुख गुहा में। उसके बाद भोजन जो है सड़क कर कहाँ आ जाता है, तो ये आ जाता है ग्रास नली में भोजन आ जाता है, जिसको हम लोग ओइसोफेगस कहते हैं। अब ओइसोफेगस से जो भोजन है वो धीरे धीरे, देखिए ओइसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ ये नली है। यहाँ पर जो गर्दन आपको दिख रहा होगा ये सिर्फ ये एक नली है। इसी से भोजन जो है कर्माकुंचन की प्रक्रिया के द्वारा जो है ये भोजन जो है कहाँ पहुँच जाता है, पेट में। तो अगला स्टेप जो होगा तीसरा, वो हो जाएगा आपका आमाशय। आमाशय या इसी को बोलते हैं पेट बोलिए, या इसी को इंग्लिश में जो है स्टमक बोलते हैं। स्टमक, स्टमक। अब होता क्या है, पेट में भोजन जो है पहुंच गया, तो पेट में भोजन का पाचन होता है। और यहां पर भी एक ग्रंथि पाई जाती है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यहां पर कौन सी ग्रंथि पाया जाएगा, तो यहां पर जठर ग्रंथि पाया जाएगा, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, अब देखिए जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। अब जठर ग्रंथि का काम क्या है, क्योंकि ये ग्रंथि जो होता है यहीं से एंजाइम निकलता है, और एंजाइम क्या होता है, भोजन पर प्रतिक्रिया करके और भोजन को तोड़ने का काम करता है ना। अगला जो आपका जो है पार्ट है आमाशय यानी स्टमक से, स्टमक से जो है भोजन आपको कहाँ पहुँच जाता है, छोटी आंत में पहुँच जाता है। तो अगला जो स्टेप हो जाएगा आपका छोटी आंत, छोटी आंत।
जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब देखिए छोटी आंत में कोई स्पेशल कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, लेकिन छोटी आंत के आजू बाजू में दो ग्रंथि आपको पढ़ना पड़ेगा। एक होता है यकृत और दूसरा होता है पेनक्रियाज, जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो ये दो ग्रंथि आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये छोटी आंत में नहीं है, लेकिन छोटी आंत के एक जो है राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, एक नीचे की ओर है, एक थोड़ा सा ऊपर की ओर है। तो दो ग्रंथि आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। एक यकृत यानी लीवर, जिसको हम लोग जिगर भी कहते हैं, नहीं कहते हैं ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। तो ये जिगर किसको बोलते हैं? यकृत को कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं जिगर किसको मान लेते हैं, तो जिगर कहते हैं यानी दिल को बोल देते हैं, यानी हार्ट को बोल देते हैं, लेकिन उसको नहीं बोलकर हम लोग किसको बोलते हैं? जिगर, यकृत यानी लीवर को बोलते हैं। और ये अग्नाशय, जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। यहाँ से कौन कौन से एंजाइम निकलेगा, इन सभी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है भोजन जो है छोटी आंत से कहाँ पहुँच जाएगा? बड़ी आंत में। तो अगला जो स्टेप होगा आपका बड़ी आंत होगा। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए तो ये सभी स्टेप जो है पाचन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होने वाली है, और इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग आहार नाल कहते हैं। देखिए आहार नाल कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो मुख गुहा से स्टार्ट हुआ, और लास्ट जो स्टेप आएगा इसके बाद ये आएगा एनस यानी गुदा। एनस यानी गुदा। अब क्या होगा? जो खाना आप खाएं, खाना के पश्चात जो है जो मल होगा वो जो है एनस के माध्यम से जो है आप बाथरूम में या कहीं भी जो है आप विसर्जित कर सकते हैं। तो एनस जो होता है, जो भोजन आप मुख गुहा से ग्रहण किए थे उसको आप बाहर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? एनएस यानी गुदा के माध्यम से। तो ये जो 6 स्टेप है, इस सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल के अलावा इन सभी को, आहार नाल और ग्रंथि को सम्मिलित रूप से जो है पाचन तंत्र कहते थे ना। तो ग्रंथि भी किस में आ जाता है? पाचन तंत्र में आता है। लेकिन आहार नाल में कौन आएगा? आहार नाल में सिर्फ ये अंग आएंगे, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस गुदा। इन सभी को हम लोग आहार नाल कहेंगे। और ये पूरे जो ग्रंथि आपको दिख रहा है, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। पाचन तंत्र में आपका आहार नाल तथा विभिन्न ग्रंथियां जो है सम्मिलित होती है। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? जो है पाचन तंत्र कहेंगे। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे मुख गुहा से। पहले हम लोग बकल कैविटी देखेंगे कि मुख गुहा क्या होता है, मुख गुहा में क्या क्या पदार्थ आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पर कौन कौन सा फंक्शन होता है, और भोजन के पाचन में क्या क्या जो है सहायता करते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या करिए आप लोग, इसको आप लिखिए। दाहिना साइड आप ग्रंथियाँ लिख सकते हैं, ग्लैंड्स लिख सकते हैं। आप कहेगा आपको लारिया ग्रंथि कहाँ देखने को मिलता है? तो मुख गुहा में या माउथ में। जठर ग्रंथि कहाँ मिलता है? तो पेट में ना, स्टमक में। आते हैं तो छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि? तो छोटी आंत के आजू बाजू, यानी एक लेफ्ट साइड एक दूसरा राइट साइड में आपको यकृत और अग्नाशय देखने को मिलेगा। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जो है हेडिंग दे देंगे, मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे कि मुख गुहा आखिर होता क्या है और उसमें जो है क्या क्या आपको देखने को मिलता है। चलिए हेडिंग दे लिए आप लोग, मुख गुहा। बकल कैविटी या माउथ कैविटी बोलते हैं मुख गुहा को। मुख गुहा दीजिए हेडिंग, मुख गुहा। देखिए मुख गुहा जो होता है, आपके पास माउथ है, आप अनुभव कर सकते हैं कि माउथ में जो होता है, माउथ में एक तो टंग होता है जिसको हम लोग जीभ कहते हैं, और एक तालू होता है जो नीचे वाला तालू होता है, एक ऊपर वाला तालू होता है, और ये दांत जो दिख रहा है आपको, टीथ दिख रहा है, ये होता है। इन सभी को जो है कंसीडर किया जाता है किसमें? पाचन तंत्र में, क्योंकि दांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और जीभ भी आप देखते हैं,
टंग से आप जो है कोई भी स्वाद का जो है अनुभव कर सकते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो खाना स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट नहीं है, कैसा उसका टेस्ट है, इन सभी को जो है अनुभव करने का जो काम है वो किसका है? जीभ का है। यानी जिसके पास टंग सही से काम नहीं करेगा उसको जो है भोजन के बारे में अनुभव प्राप्त नहीं होगा कि भोजन कैसा है, टेस्टी है कि नहीं है। कभी कभी जो है आप लोगों को सर्दी हो जाता है, सर्दी के टाइम में देखिएगा या बुखार उखार लगा रहता है, उस समय आपको भोजन जो है वो अच्छा नहीं दिखता है और अच्छा जो है टेस्ट पता नहीं चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए टंग पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है चिपचिपा पदार्थ जो है परत बन जाता है जीभ पर। क्योंकि आप जब सर्दी होता है, आपको सर्दी खांसी होने लगता है, उस समय में देखिएगा चिपचिपा पदार्थ जो है नोज के माध्यम से बहुत ज़्यादा निकलते रहता है और नोज कनेक्ट है किससे? माउथ से। तो जो चिपचिपा पदार्थ है वो आपके जीभ के ऊपर आकर एक परत बना लेता है। तो जो छोटा छोटा वहाँ पर छिद्र पाया जाता है और छिद्र में क्या होता है? टेस्ट बड्स होता है, जिसको हम लोग स्वाद कलियाँ कहते हैं। वो स्वाद कलियाँ ढक जाता है और ढकने के पश्चात क्या होता है? जो आप भोजन ग्रहण करते हैं वो जो है अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि परत को छेद कर नीचे की ओर नहीं जा पाता है भोजन का रस, इसलिए जो है आपको टेस्ट वहाँ पर पता नहीं चल पाता है। चलिए, तो मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा में दो जबड़े होते हैं, एक जबड़ा ऊपर की और दूसरा जबड़ा नीचे की ओर। देखिए जो दांत यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो दांत जो है वो जबड़ा पर स्थित है नीचे वाले, और ऊपर वाले जबड़ा पर ऊपर वाला दांत स्थित है। तो माउथ कैविटी में दो जबड़े होते हैं, एक जीभ होता है। और जीभ क्या होता है? मांसल होता है, यानी मांस का बना होता है जीभ। और दांत के बारे में पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक है दांत। अब उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि जो माउथ कैविटी है, जो मुख गुहा है, मुख गुहा में क्या होता है कि दांत पाया जाएगा, आपको जीभ पाया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या पाया जाएगा। दो जबड़े पाए जाएंगे यहाँ पर, और क्या पाए जाएंगे? एक मांसल जीभ। यानी जीभ जो है किसका बना होता है? तो मांस का बना होता है, मांसल संरचना है जीभ। और इसके अलावा दांत आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है हम लोग ग्रंथि की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जबड़ा, तो जबड़ा जो होता है, जबड़ा देखिएगा पीछे जो है ना, पीछे जो है जबड़ा वो किससे कनेक्ट है? तो एक हड्डी नुमा संरचना होती है, उससे ये कनेक्ट रहता है ना। लेकिन आगे वाला जो भाग है वो हिल डोल सकता है, लेकिन पीछे वाला भाग स्टेबल रहता है। तो जबड़ा का जो पीछे वाला जो भाग है वो हिल नहीं सकता है, यानी वो स्टेबल है, लेकिन आगे वाला जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो जबड़ा में आप याद रखिएगा पीछे वाला भाग स्थिर है और आगे वाला जो भाग होता है वो अस्थिर है, वो मूव कर सकता है ना। अब हम बात करते हैं जीभ। तो जीभ के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो जीभ में क्या होता है? उसमें स्वाद कलियाँ पाई जाती है, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है। देखिए जीभ में क्या पाया जाता है? छोटी छोटी जो है स्वाद कलियाँ पाई जाती है, इसमें टेस्ट बर्ड बोलते हैं इसको, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। जो काम क्या करती है? तो भोजन को जो है परखने का काम करती है कि भोजन जो है स्वादिष्ट है या नहीं है, कैसा है। तो इसलिए जो है स्वाद कलियाँ का ये काम है, भोजन को जो है जो भी स्वाद है उसको जो है परखने का कार्य करना। जीभ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीभ के किस भाग में आपको जो है मीठा की अनुभूति होता है, किस भाग में आपको जो है खट्टा की अनुभूति होता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार तंग करता है और बार बार पूछता भी है, और आप बार बार आप गलती करते भी हैं। लेकिन आज जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा, जिसके पश्चात जो है आप गलती नहीं करिएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए जीभ की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। जीभ का जो आगे का जो भाग है, आगे का जो भाग है यहाँ पर, ये भाग जो है मीठा भाग है। कैसा है? मीठा, स्वीट। जब आप चीनी खाइएगा, शुगर, आप कोई भी मीठा पदार्थ खाइएगा तो सबसे पहले जो है आपको अनुभूति हो जाएगा एकदम फटाक से, जैसे खाइएगा वैसे तुरंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जीभ, जो टंग का अग्र भाग होता है, वही भाग जो है वो मीठा की अनुभूति हमको प्रदान करता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा नमक खाइए, नमकीन पदार्थ कुछ खाइए, तो थोड़े से टाइम लगेगा, तुरंत पता नहीं चलेगा, थोड़े से टाइम के पश्चात जो है आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पश्चात जो भाग होता है
इसके पश्चात जो भाग होता है ये आपका कैसा होता है, नमकीन होता है। ये दोनों भाग जो है आपका कैसा है, नमकीन, ये नमकीन होता है। ये दोनों भाग कैसा है, नमकीन होता है। तो मीठा सबसे आगे वाला भाग हो गया, और उसके पीछे जो है दोनों साइड में कौन सा भाग देखने को मिलता है, नमकीन। अब देखिए इसके पश्चात जो है आपको खट्टा वाला भाग देखने को मिलेगा। यहाँ खट्टा आप खाइएगा, नींबू उम्बू खाइएगा तब ये देखने को मिलेगा यहाँ पर खट्टा भाग। ये दोनों कैसा है, खट्टा, खट्टा हो गया। तो खट्टा जो भाग होता है वो किसके पीछे होता है, तो नमकीन से जस्ट पीछे होता है। आप जब कभी मिर्च खाइए, जो कड़वा होता है मिर्च खाइएगा तो आपको ना, देखिए छोटा छोटा बच्चा जो होता है उसको आप मिर्च दे दीजिए खाने के लिए, वो खाएगा ना तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड के पश्चात उसको जो है ना कड़ू महसूस होगा। क्यों, क्योंकि जीभ के पीछे वाले भाग में जो है कड़वा महसूस होता है। इसलिए खाने के पश्चात जो है कुछ समय के पश्चात जीभ के पीछे वाला भाग में जब वो पहुंचता है तब जाके हमको पता चलता अरे हम मिर्च खा लिए ना। तो सबसे पीछे वाला भाग जो होता है ये भाग, यहाँ पर आपको जो है कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा, जिसको हम लोग बीटर कहते हैं, बीटर। और खट्टा क्या कहते हैं, सौर। तो ये भाग यहाँ पर अदरक का भी स्वाद यहाँ पे पता चलता है, अदरक, अदरक। आप अदरक खाइए क्योंकि अदरक भी थोड़ा सा जो है तीखा लगता है, यानी कड़वा लगता है। और कोई भी आप मिर्च खाइए, कोई भी आप जो है सब्जी खाइए, तो सब्जी में कितना तीखा दिया है, कितना कड़वा है, वो आपको पता चलेगा जब जीभ के लास्ट भाग में ये पहुंच जाएगा। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य गुहा में क्या क्या होता है। 2 जबड़े आपको देखने को मिलेंगे। एक जीभ, जीभ में क्या होता है, जीभ का मुख्य कार्य क्या है, तो जीभ का मुख्य कार्य है जो भोजन आपने किया है वो भोजन स्वादिष्ट है या नहीं है उसका पता लगाना किसका कार्य है, तो ये जीभ का भाग है। जीभ कैसा संरचना है, तो जीभ एक प्रकार का जो है मांसल संरचना, ये मांस का बना होता है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जीभ का जो फंक्शन है आप देख लिए, जीभ के अग्र भाग में मीठा होता है, उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तब आपको नमकीन भाग मिलेगा, और उससे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आपको जो है खट्टा की अनुभूति होती है। जो खट्टा पदार्थ आप खाते हैं, नींबू जो है बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ना। नींबू से पीछे जब आप खट्टा पदार्थ से पीछे जाइएगा तो वहाँ पर आपको कड़वा देखने को मिलेगा। यानी जीभ के सबसे आखिरी भाग, जो लास्ट भाग होता है, वही भाग क्या होता है, तो कड़वा होता है। वहाँ पर जो है तीखा की अनुभूति होता है, और वहीं पर जो है अदरक का जो है आपको स्वाद महसूस होगा ना। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि जीभ के किस भाग में किस चीज़ की जो है अनुभूति होती है, और ये अनुभूति कौन प्रदान करता है, तो ये टेस्ट बर्ड्स, जो स्वाद कलियाँ हैं, यही प्रदान करती है ना। चलिए अब इसको क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं, या अभी लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात जो है हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे, और दांत से यानी टीथ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो दांत को जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िए। चलिए आप हेडिंग दे दीजिए, टीथ, यानी दांत के बारे में देखते हैं कि दांत का क्या फंक्शन है। दांत से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और दांत का जो एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए मुख्य गुहा तो हो गया, अब हम लोग जो है मुख्य गुहा में दांत पढ़ेंगे। मुख्य गुहा, इसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दांत के बारे में पढ़ेंगे, टीथ, दांत यानी टीथ के बारे में। देखिए दांत जो होता है ना वो हड्डी का नहीं बना होता, पहली बात तो ये जो होता है एक कठोर उत्तक का बना होता है, कठोर उत्तक का बना होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस रसायन से बना होता है, तो रासायनिक पदार्थ जो है 2 रासायनिक पदार्थ से ये मिलकर बना होता है। तो पहला जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये लगभग जो है 10% भाग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है 10% कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है दांत। इसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये दो रासायनिक से पदार्थ जो है मिलकर क्या बना होता है, दांत बना होता है। आपका दांत आपसे पूछा जाता है। और ये जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट लगभग 10% तो ये हो गया 10%, ये लगभग जो है 80% भाग का ये बना होता है। 80% यानी दांत जो होता है आपका दांत, वो दांत जो है 80% भाग किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और 10% के आसपास क्या होता है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो 10 और ये 80 90 हो गया। और 10% जो है और अन्य पदार्थ से मिलकर बना होता है। जैसे दांत में फ्लोरीन पाया जाता है, दांत में क्या पाया जाता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन जो होता है दांत को गलने से यानी दांत को झरने से रोकता है। अगर फ्लोरीन की मात्रा अगर कम हो जाए तो दांत क्षरण होने लगता है, यानी दांत जो है गलने लगता है। इसलिए इसको मैनेज करके रखना है। और ये अधिक भी नहीं हो, अधिक भी हो जाएगा तो फिर भी परेशानी हो जाएगा, और कम भी होगा फिर भी परेशानी होगा ना। इसलिए कहा जाता है कि फ्लोरीन की मात्रा जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए ना, तब क्या होगा, आपका दांत जो है स्वस्थ रहेगा। तो ये 3 पॉइंट आप देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या होता है, दांत को आपको क्षरण होने से बचाता है। आगे हम बात करेंगे कि मनुष्य में जो दांत होता है वो 2 प्रकार का दांत होता है। एक को बोलते हैं अस्थाई दांत, दूसरा होता है अस्थाई दांत। अब छोटा बच्चा में क्या होता है, दांत होता है फिर टूट जाता है। 10-12 साल के बच्चा जो होता है 10 से 12 साल तक जो है पूरी तरीके से दांत जो है उसका टूट जाता है। उसके बाद जो है फिर से नया दांत जो है आना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि मनुष्य के लाइफ में 2 प्रकार के दांत हो गया, एक अस्थाई या दूसरा अस्थाई। जो अस्थाई दांत है तो बच्चे में आता है फिर टूट जाता है, तो वो 20 होता है। तो दांत कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, एक हो गया अस्थाई एवं अस्थाई। अस्थाई दांत जो होता है इसकी संख्या कितना हो गया, 32 गो, इसकी संख्या 32। और ये जो अस्थाई दांत है इसकी संख्या 20। इसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ, दूध का दांत ना। कहावत में होता है कि बच्चे लोग को कहा जाता है कि बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो उनसे बड़े लोग क्या बोलते हैं, अभी तुम्हारा दूध का दांत भी नहीं टूटा है और तुम हमसे जवान लड़ाएगा, ऐसा बोलता है। तो इसको बोलते हैं मिल्क टीथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का दांत जो होता है, दूध का दांत वो कितना होता है, तो याद रखिएगा दूध का दांत जो है उसकी संख्या 20 होती है जो बच्चे में होती है। और दूध का दांत जो है कंप्लीटली जो है किस एज तक जो है टूट जाता है और फिर से आने लगता है, तो 10 से 12 साल के जब बच्चा हो जाता है वहाँ तक जो है उसका दूध का दांत कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब 10 थोड़ा ज़्यादा भी हो गया, उससे कम में भी हो जाता है, कभी कभी 9 से 10 साल में जो है बच्चे का दांत पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर से जो है नया दांत आना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा अस्थाई दांत की संख्या 32 होती है और अस्थाई दांत की संख्या 20 होती है, जिसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में कुल कितने दांत उत्पन्न होते हैं, तो 52। याद रखिएगा 52, 32 + 20, 32 + 20, ये हो गया आपका 52। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितनी दांत जो होती है उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा कुल जो हो जाएगा आपका 52, यानी 52 दांत जो है उत्पन्न होता है। तो ये जितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है इन सभी को आप नोट करिए। फिर हम आगे देखते हैं कि दांत का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आपको दांत के प्रकार को समझने में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम इरेज करके फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम देखेंगे कि दांत का क्या फॉर्मूला होता है। दांत के फॉर्मूले को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद दांत के प्रकार को देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के दांत आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आप हम बात करते हैं कि जो भी अस्थाई दांत होता है, दांत में कौन सा दांत, अस्थाई। अस्थाई दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, 4 प्रकार के। चारों प्रकार में दांत की संख्या कितनी है ये कौन डिसाइड करेगा, ये फॉर्मूला से डिसाइड होता है। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ऐसे याद रखिएगा, ये हो गया वयस्क में, वयस्क में
और ये हो जाएगा बच्चे में। अब देखिए वयस्क में दांत की संख्या और बच्चे में दांत की संख्या दोनों में अंतर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे 2123 2102। देखिए 21 23 2102 21 23 2102 ये चारों पार्ट में आ जाएगा। 21 23 अब ये हुआ कहां से ये प्राप्त हुआ आपको फॉर्मूला, अब ये समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जबड़ा एक नीचे से ऐसे की ओर और एक ऊपर से ऐसे की ओर होता है। जो आपका माउथ है, जो आपका मुंह है, जबड़ा एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है ना। अब हम क्या करेंगे, बीच से इसको हम इसे कट कर देते हैं। बीच से ऐसे हम कट कर दिए। कट करने के बाद हमको 4 भाग प्राप्त हुआ। एक भाग नंबर 1 2 3 4, ये हो गया 4 भाग। 4 भाग हो गया माउथ का। अगर 2 3 यहां रखना चाहते हैं तो यहां पर रख दीजिए 3 4, ये 4 भाग हो गया आपका। तो 2 भाग हो गया ऊपर वाले जबड़े का और 2 भाग हो गया नीचे वाले जबड़े का। तो कुल कितने भाग हो गया, 4 भाग। यही 4 भाग हम यहां दर्शा दिए। तो पहला भाग में जो पहली प्रकार की जो दांत आपको देखने को मिलेगा इंसाइजर की संख्या जो है आपको डिसाइड होता है पहला भाग से। देखिए अब हम क्या करते हैं, चारों भाग का नाम लिखते हैं, तब आपको जो है ये फॉर्मूला समझ में आएगा, अन्यथा आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। तो पहली बार हम क्या करते हैं, फॉर्मूला का जो है नाम लिखते हैं। क्या नाम है, तो पहला जो दांत होता है उसको हम बोलते हैं इंसाइजर। दूसरा होता है कैनाइन। तीसरा होता है प्रीमोलर। चौथा होता है मोलर। देखिए इसको बोलते हैं कृंतक, इसको बोलते हैं रदनक, इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक, इसको बोलते हैं चवर्णक। ये 4 प्रकार के जो है दांत आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं ये चारों प्रकार फॉर्मूला में किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो जो ये 2 दिख रहा है आपको 2 2 2, ये 2 2 2 क्या है, यही है इंसाइजर। तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 चौक 8। तो इंसाइजर की संख्या कितनी हो गई मनुष्य में, 8 हो गई। कुल 8 दांत जो होता है वो इंसाइजर का होता है। इंसाइजर देखिए पहला क्या हो गया, इंसाइजर, पहला इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। तो इंसाइजर की संख्या जब हम काउंट करेंगे तो 2 यहां मिलेगा, 2 यहां मिलेगा, 2 यहां, यानी 4 भाग है, जबड़ा का 4 भाग है। तो पहला भाग में 2, दूसरा भाग में 2, तीसरा में 2, चौथा में 2। तो 2 4 6 8, तो कुल कितना हो गया इंसाइजर की संख्या 8। अब हम कैनाइन की बात करेंगे तो ये जो कैनाइन 2 दिख रहा है 1 1 1 1, तो कुल कितना हो गया 4। तो कैनाइन दांत की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हम बात करते हैं प्रीमोलर की। प्रीमोलर देखिए 2 2 2 2, तो ये भी कितना हो गया 8। अब आते हैं मोलर की। मोलर के 3 3 3 3, तो ये हो गया 12। तो कुल देखिए जोड़कर 32 दांत, 12 8 20, 20 8 28 4 32, 32। ये 32 दांत आपको देखने को मिल गया। तो 32 दांत में कौन कौन सा दांत कितना है आपको समझ में आ गया होगा कि इंसाइजर जो पहला वाला इंसाइजर है जिसको हम लोग कृंतक बोलते हैं, कृंतक की संख्या कितनी हो गई 8। कृंतक के बाद जो है आपका कैनाइन आता है जिसको हम लोग रदनक कहते हैं। रदनक की संख्या हो गया 4 और प्रीमोलर की संख्या हो गया 8 और मोलर की संख्या हो गया 12। ये कुल 4 प्रकार की दांत जो है आपको देखने को मिल गया। अब आते हैं बच्चे में। बच्चा में देखिएगा ये जो 3 नंबर में है 0 है। 3 नंबर में क्या है 0 है। देखिए पहला नंबर तो सेम है, 2 चौक 8, दूसरा 4 है, 1 2 3 4, तो दूसरा भी सेम है। तीसरा देखिए 0 है। तीसरा जो है वयस्क में तो 8 है लेकिन बच्चे में 0 होता है। इसका मतलब हो गया कि बच्चे में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है,
तो ये प्रीमोलर दांत जो है पूरी तरीके से बच्चे में नहीं पाया जाता है। जब वो 20 दांत होता है बच्चे में, 20 दांत में कौन सा दांत नहीं होता है? तो ये प्रीमोलर दांत जो है बच्चे में देखने को नहीं मिलता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे में किस प्रकार का दांत नहीं पाया जाता, तो प्रीमोलर दांत जो है नहीं होता। यहाँ पर देख लीजिए, प्रीमोलर दांत जो है ये 0 है, बच्चे में 0 है, बच्चे में ये क्या है? 0 है। लेकिन वयस्क में कितनी है? 8 है। अब हम बात करते हैं मोलर में, क्योंकि बच्चे में 20 होना है, 20, तो यहाँ देखिए 8 4 12 हो गया, 12। अब 8 और चाहिए। 8 किस में से चाहिए? तो मोलर में से। तो मोलर में जो है कुल 12 दांत है वयस्क में, लेकिन बच्चा में होता है 8। बच्चा में कितना होता है? 8 होता है, 8 होता है। तो 8 4 12 8 20, कुल 20 दांत जो हो गया बच्चे में। अब देखिएगा, ये जो मोलर दांत है, मोलर 4 मोलर जो है बच्चे में नहीं पाया जाता है। और 4 मोलर कौन सा है? तो देखिए ये जबड़ा जो दिख रहा है आपको, 2 जबड़ा, एक जबड़ा नीचे और दूसरा जबड़ा ऊपर। तो जबड़ा के सबसे लास्ट में जो दांत होता है, जब आपकी उम्र 20 प्लस हो जाएगी, 20 से 25 साल हो जाएगी, तब जो है आपके जबड़े के सबसे लास्ट में दांत निकलती है। उस दांत को हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, या अकल के दांत। गांव में कहा जाता है कि अकल का दांत जो है इसका आना शुरू हो गया। अब बहुत दर्द करता है, क्योंकि हम झेल चुके हैं। हमारा जब दांत आया है पीछे, बहुत दर्द करता है। और आप लोगों को भी जब पीछे वाला दांत आएगा, जिसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अकल की दांत होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। और बच्चे में अकल की दांत नहीं होती है। तो इस प्रकार से कहेगा कि बच्चे में मोलर की संख्या कितनी होती है? बच्चे में मोलर की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, बच्चे में मोलर की संख्या 8 होती है और प्रीमोलर की संख्या 0 होती है। तो फॉर्मूला पर सेट हो गया। देखिए 2102 याद रखिएगा। बच्चे में 21 मतलब हो गया 2 चौक 8। तो इंसाइजर की संख्या बच्चे में 8, कैनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या 0 और मोलर की संख्या 8। ये कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा दांत जो है, किस प्रकार के दांत जो है, कितनी संख्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि काम क्या है, इन सभी दांतों का क्या क्या फंक्शन है, कार्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो इंसाइजर है इसका काम है क्या है? भोजन को काटना, भोजन को काटना या तोड़ना कह सकते हैं। जब आप रोटी खाते हैं तो सबसे पहले यहाँ ऐसे काटते हैं रोटी को। तो काटने का काम कौन करता है? आपका यही काम करता है इंसाइजर ना। अब देखिए कैनाइन जो होता है, कैनाइन बहुत ही नुकीला होता है। कैनाइन जो होता है, ये यहाँ पर देखिएगा, बहुत नुकीला दांत होता है कैनाइन। अब कैनाइन का काम क्या है? चीर फाड़ करना, भोजन को चीर फाड़ करना। तो चीरना काम है भोजन को। ये दांत जो है मांसाहारी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मांसाहारी में। और साथ में देखिएगा कैनाइन में जितने भी चीता हो गया, शेर हो गया, और भी मांसाहारी जितने भी जीव जंतु देखने को मिलते हैं, वो सब में जो है ना, वो चीर फाड़ करने के लिए जो है यही दांत होता है ना। तो याद रखिएगा, कैनाइन का काम क्या है? चीरना, यानी चीर फाड़ करना भोजन को। खासकर मांसाहारी जीवों में यह जो है बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है ये दांत। तो पहला हो गया काटना, दूसरा हो गया चीरना, और तीसरा जो हो गया भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में इसको कन्वर्ट करने का काम करता है ये प्रीमोलर। और लास्ट में होता है इसका ग्राइंडिंग मशीन है। लास्ट का जो दांत होता है मोलर क्या करता है? भोजन को पीसता है, ऐसे पीस के एकदम पूरा बुकनी कर देता है, पूरा एकदम छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, और उसको जो है एकदम पूरा मिक्स कर देता है ना। देखे होंगे जब भोजन आप करते हैं, खाना खाते हैं, तो लास्ट में जब दांत के पास पहुंचता है, लास्ट वाले मोलर के पास, उसके बाद भोजन जो है उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, पूरा जो है एकदम पूरा कंप्लीटली जो है भोजन पिसा के जो है एकदम पूरा छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है ये चारों प्रकार के दांत का आप लोग फंक्शन देख लिए, किस प्रकार से जो है ये दांत का फॉर्मूला होता है। और जबड़े में जो है, जो जबड़ा होता है आप लोगों का, जबड़ा ऊपर और जबड़ा नीचे, तो उसको जब बीच से ऐसे काटिएगा तो एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। यहाँ देखिए 2 यहाँ पर दिखने को मिलेगा, 2 नीचे में। तो ये 4 प्रकार के जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चे में कौन कौन दांत नहीं होता ये आप लोग देखिएगा। अब आते हैं हाथी के दांत दिखाने वाला ना। गाँव में कहावत है कि हाथी का दांत कैसा है? दिखाने वाला है। तो ये दांत जो होता है सेकेंड इंसाइजर होता है। याद रखिएगा, हाथी का जो दांत होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हाथी दांत। हाथी दांत जो होता है ये दूसरा इंसाइजर होता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको 8 दिख रहा होगा, 8। तो पहला को छोड़ दीजिए,
एक एक, तो एक एक छोड़िएगा तो कितना होगा, 4 खत्म। और उसके बगल वाला जो एक एक है वही होता है हाथी के दांत, और ऊपर वाला होता है यानी दुई एक दांत होता है दिखाने वाला। तो हाथी का दांत जो होता है ऊपर वाले सेकेंड इंसाइजर होता है, सेकेंड इंसाइजर, ऊपर वाले जो होता है सेकेंड इंसाइजर, यानी ऊपर वाला जो जबड़ा होता है ना, ऊपर वाला वही होता है हाथी का दांत। ऊपर वाले जबड़े का सेकेंड यानी दूसरा इंसाइजर जो दांत होता है वही आपको हाथी का दांत होता है। अब देखते हैं कि विभिन्न जानवरों में हाथी के दांत की संख्या, जैसे कि मनुष्य में आप देख लिए कि 32 दांत होता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में कुल कितनी दांत उत्पन्न होते हैं, 32 + 20 52। अब जितने भी स्तनी जीव हैं, जो स्तनधारी जीव हैं, उसमें अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि 32 जो है आपको दांत उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ जानवरों में जो है दांत की संख्या आपको वेरी करता है, आगे पीछे बदलते रहता है। जैसे गाय में देखिए, बकरी में देखिए और भैंस में देखिए, इन सभी में जो है आपको दांत की संख्या 32 देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं जानवरों में। जैसे आप लोग देखे होंगे कि गांव में अगर जानवर मवेशी को खरीदने के लिए अगर आता है कोई, तो उसका दांत देखता है। और मवेशी के दांत जो होते हैं वो सिर्फ नीचे में होते हैं, ऊपर में दांत नहीं होते। याद रखिएगा, मवेशी में जो है सिर्फ नीचे में दांत होता है, ऊपर में दांत नहीं होता है, इतना याद रखिए। और दांत को गिन कर जो है उसका एज शायद पता लगाता है वो लोग, कि देखे होंगे आप लोग, जो है उसका जो है दांत को देखा जाता है और गिन कर जो है पता लगाया जाता है। तो आज की क्लास में जो है दांत के बारे में जो है आप लोग कंप्लीटली जो है पढ़ चुके हैं, किस प्रकार के कौन सा दांत है, और बच्चे में दांत जो है कब आता है कब जाता है, कौन कौन दांत होता है बच्चे में, इस प्रकार के जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया आज की क्लास में। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। और अभी जीएस क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, और इस परिवार को जो है अधिक से अधिक जो है बड़ा करने में आप लोग सहयोग करिए, ताकि होगा क्या, हम भी बोल सकते हैं कि इतने बच्चे को जो है हम लोग जो है फ्री में जो है बच्चे को शिक्षा देते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बच्चे को फ्री में शिक्षा देना अपने आप में एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि हम जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय को निकाल कर जो है और आपके लिए जो हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको फ़ायदा मिले, और आपका जो सपना है और अपने माँ बाप का जो सपना है उनको आप पूरा करिए, उनको आप जो है साकार करिए। और अपने मेहनत के पीछे जो है आप मेहनत जो करते हैं उसके पीछे आप दिन रात भागिए। क्योंकि क्या होता है कि अभी के समय में जॉब लेना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आपको और भी बच्चे से जो है अलग हटकर जो है तैयारी करना पड़ता है, और अधिक से अधिक मेहनत करिए। तो आज की क्लास जो है आप लोग देखिए, अच्छी तरीके से इसको नोट्स बनाइए, और आगे की जो क्लास है इसके हम लोग जो है पढ़ेंगे। क्योंकि मुख्य गुहा जो है कम्प्लीटली हो चुका है। मुख्य गुहा में आप सिर्फ हम लोग ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में, कि कौन कौन से जो है ग्रंथि इसमें पाया जाता है। एक ही ग्रंथि है इसमें, और उस ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, उसका क्या फंक्शन है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम भोजन को जो है ओसोफेगस के होते हुए हम जो है पेट में यानी स्टमक में जो हम लोग लेके चलेंगे, और किस प्रकार से भोजन जो है पाचन होगा उसको हम लोग जो है पूरी प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। 2-3 क्लास में हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके बाद जो है कम्प्लीटली हो जाएगा। और आगे जो क्लास चलेगी फिजिक्स का भी चलेगा और बायोलॉजी का, दोनों क्लास जो है पैरेलल। और फिजिक्स में भी हम लोग देखे हैं कि कुछ चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया, स्पीड, और उसके बाद जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो वो भी आप वीडियो देखिए, क्योंकि अभी रेलवे की वैकेंसी है, रेलवे में जो टेक्नीशियन है और ड्राइवर की वैकेंसी है, उसमें आपको जो है टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, और केमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इन 2 चीज़ों पर फोकस करिए, और मैथ्स को भी आप प्रैक्टिस करते रहिए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।